तो जोशीमठ में लगातार वहां रह रहे लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं सरकार को भरोसा है कि जोशीमठ बच जाएगा। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी जोशीमठ पहुंची। उन्होंने कहा कि आपदा के लिए एनटीपीसी परियोजना जिम्मेदार है। केंद्र और राज्य सरकार अच्छा काम कर रहे हैं। आज रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट प्रभावितों से मिले। अजय भट्ट ने यह भरोसा दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की जोशीमठ पर नजर है, प्रभावितों को पूरी मदद दी जाएगी। जोशीमठ को लेकर सीएम धामी ने भरोसा जताया कि लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। पीएम मोदी भी जोशीमठ के लोगों के साथ हैं। क्या सुरंग ने बिगाड़ा पहाड़ का बैलेंस? तबाही का जिम्मेदार कौन, भगवान या इंसान? शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। जोशीमठ पहुंची उमा भारती, एनटीपीसी को बताया जिम्मेदार। हमारी सरकार बिल्कुल सजग है, केंद्र की सरकार बिल्कुल सजग है, लेकिन रिपोर्ट को एक्यूमुलेट होने दीजिए। लेकिन आप अपनी ओपिनियन बोलने के लिए, देने के लिए आजाद हैं। एक ही बात कहूंगी कि एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट को हमने आपत्ति दर्ज की थी और हमने इसको इर्रिवर्सिबल लॉस में शामिल किया था, जिसकी कभी क्षति नहीं हो पाएगी। जोशीमठ के प्रभावितों को मदद का भरोसा। पूरी तरह से सरकार हर दुख दर्द में खड़ी है। देश के प्रधानमंत्री पल पल की खबर ले रहे हैं। जिसकी जो नुकसानी हुई है उसको रिपेयर करना हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस का आरोप, सरकार ने काफी देर कर दी। जोशीमठ पर जारी सियासी वार पलटवार। केवल मन की बातें करते हैं, केदारनाथ बाबा में आके फोटो खिंचाते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं होता। आज आस्था का केंद्र 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का आस्था का केंद्र है जोशीमठ, और उनकी उस आस्था पे चोट करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो हम थोड़ा संयम से और धैर्य से काम लें। जो डेमोलेशन के, आपदा के सारे मानक है भारत सरकार से, और उन मानकों के आधार पर भारत सरकार और राज्य सरकार मुआवजा देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसमें और कुछ ऐड करके देंगे, तो लोगों को उन पर भरोसा करना है। सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ मामला, 16 जनवरी से सुनवाई। ये हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले जोशीमठ के लोगों का बचाव किया जाए, जान माल की हानि को बचाया जाए, नुकसान को कम किया जाए, और बाकी जो बहुत सारे भारत सरकार के संस्थान हैं, एनडीएमए और एनडीआरएफ और यहाँ की हमारी एसडीआरएफ, ये सारे लोग मौके पर हैं। जोशीमठ में कई मकान खतरे की जद में हैं और उन पर लाल निशान लगा दिया गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होटल मलारी और होटल माउंट व्यू को लेकर है। डीएम ने दोनों ही होटल्स को फौरन ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन आज इन्हीं होटल्स को नहीं तोड़ा जा सका। मुआवजे को लेकर प्रशासन से सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद वहां स्थानीय लोग, होटल संचालक धरने पर बैठ गए। घंटा पहले मैंने बात की थी, आप 9 बजे तक रुकिए और हमारे संघर्ष समिति के साथ बात करिए। जो आपका बीच में तय होगा मैं तैयार हूं। लेकिन ये तो बिल्कुल पूरी फोर्स मंगा के हमारा पतन करना चाहते हैं, हमारा उत्पीड़न करना चाहते हैं। ये बहुत गलत बात है। जनजाति से बिलोंग करता हूं और जनजाति और सरकार के कई लफड़े हो चुके हैं, कई मर्डर हो चुके हैं, कई हत्याएं। शुरू में इन लोगों से वार्ता हो गई थी और इन्होंने इस पर सहमति जताई थी कि मेजरमेंट कर लिया जाए। उसका मेजरमेंट कर लिया गया है और उस मेजरमेंट के उपरांत ही हम इसको सीबीआरआई के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमें सजेशंस दिया था कैसे तोड़ा जाए। तो धंस रहा था शहर, क्यों नहीं थी नेताओं को खबर? लगातार वैज्ञानिक, भूगर्भ वैज्ञानिक, यहां तक कि कई एक्सपर्ट्स चेताते रहे, बताते रहे कि जोशीमठ का एक दिन ये हाल हो सकता है। और ये बात आज कल 5 साल 10 साल पुरानी नहीं, 47 साल पुरानी है। सोचिए 4 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लगातार इस तरह की चेतावनियां दी जा चुकी हैं। सरकारें कांग्रेस की भी रही, सरकारें भाजपा की भी रही।
लेकिन आज लोग बेघर होने को मजबूर हैं, उनके घर टूट रहे हैं, एक पूरा शहर धंसने की कगार पर है। ये आपदा कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब दरारों का सिलसिला केवल जोशीमठ तक सीमित नहीं है, ये कर्णप्रयाग और औली तक भी देखा जा रहा है। बहरहाल कंप्लीट स्टडी अभी बाकी है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं इसके कारणों की जांच करने के लिए और ये खतरा कितना बड़ा है इसका भी आकलन किया जा रहा है। लेकिन चर्चा हम आज इसको लेकर करेंगे कि नेताओं ने इस सबको अनसुना क्यों किया, इन चेतावनियों को इतना हल्के में क्यों लिया। ज्योग्राफी के ऊपर राजनीति इस तरह भारी पड़ी कि उसका खामियाजा आज हजारों परिवार उठा रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ अनुकृति गोसाई हैं, नेता कांग्रेस। भारती सकलानी हमारे रिपोर्टर जुड़ गई हैं जोशीमठ से लाइव, और वहां पर परिवार हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी अपनी मांगे हैं, गुहार हैं, प्रशासन से लगा रहे हैं, एकदम से लोग बेघर हो गए हैं। इसके साथ ही नवीन भटनागर, पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ, वो भी हमारे साथ में हैं, और थोड़ी देर में बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और थोड़ी देर में नवीन भटनागर जी भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले बात सुन लेते हैं एक एक करके आप सभी की 30 सेकंड के अंदर। शुरुआत सुरेश जोशी जी आपसे। बीजेपी की सरकार है, जनता ने दूसरी बार भरोसा आप पर जताया है, लेकिन देखिए कहा जाता है कि मैदान और पहाड़ के विकास मॉडल में बहुत फर्क होता है। क्या राजनीतिक वायदों, ये सवाल आपके लिए नहीं, ये सवाल कांग्रेस पर भी जाएगा, क्या राजनीतिक वायदों, वोट बैंक और सत्ता सियासत इतनी भारी पड़ गई कि एक जगह के इकोसिस्टम को नजरअंदाज कर दिया गया और आज ये नौबत आ रही है कि हजारों परिवार बेघर होने पर मजबूर हैं? देखिए, इस समय तो हम सब लोगों की पहली प्राथमिकता ये है कि वहां पर जो भी आवश्यकता हो, पुनर्वास की आवश्यकता हो, वहां पर खाने पीने के सामान की आवश्यकता हो, स्वास्थ्य की आवश्यकता हो, और जो लोग वहां पर पीड़ित हैं, इस समय जो लोग दुखी हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी कैसे राहत दिला सकें, इस प्राथमिकता पे उत्तराखंड की और भारत की दोनों सरकारें काम कर रही हैं। अभी हमारे सारे अधिकारी, आपदा प्रबंधन के सचिव वहां पर हैं, मुख्यमंत्री जी के सचिव वहां पर को हैं, भारत सरकार की टीम वहां पर को है। इसलिए पहली प्राथमिकता जो है कि मानवता के आधार पर। 30 सेकंड पूरे मैं लौटूंगी आपके पास। अनुकृति गोसाई, यही सवाल आपके लिए, क्योंकि कांग्रेस की भी सरकार उत्तराखंड में रही है और यहां तो दशकों से ट्रेंड रहा है कि एक बार जनता कांग्रेस तो दूसरी बार बीजेपी पर भरोसा करती आई है। अगर आप देखेंगे जोशीमठ का है, और आज आप कहना चाहती हूँ कि जो जोशीमठ के अंदर जो लोकल एनजीओ हैं, जो लोकल वहां पर जोशीमठ बचाओ एक समिति है, संघर्ष समिति है, वो समिति भी इस बात की पुष्टि करती है कि पिछले 8 महीने से वो निरंतर रूप से राज्य सरकार को चिट्ठियां लिख रही हैं। कल ही बहुत जो बुजुर्ग वहां पर है, उनसे जब मैं जोशीमठ पे थी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से पीएमओ तक को चिट्ठी लिखी और किसी ने कोई संज्ञान इन 8 महीनों के अंदर नहीं लिया। संज्ञान लेने के लिए तब आए जब 2 जनवरी के बाद जो दरारें हैं वो 500 घरों से ज्यादा घरों में आ गई। और देखिए एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ। ठीक है अनुकृति जी, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे, बात विस्तार से सुनेंगे, लेकिन फिलहाल भारती सकलानी जोशीमठ से लाइव हमारे साथ हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं और नजर बनाए हुए हैं। हर दिन परिस्थिति बदल रही है, आज तो प्रोटेस्ट भी हुए हैं भारती, वहां पर क्या शिकायत है अब लोगों की? लोगों की शिकायतों की अगर आप बात कर रहे हो आस्था, तो सिर्फ और सिर्फ एक मांग, 1 टाइम सेटलमेंट यहाँ के लोग चाहते हैं। लेकिन एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगी जो पहाड़ से है, वो ये कि पहाड़ की महिलाएं हमेशा से हर आंदोलन में सबसे आगे रही हैं और मुझे यहाँ पर भी वही एक तस्वीर नजर आ रही है। आस्था, ये आप देखिए, इस होटलों के आगे महिलाएं बैठ गई हैं यहाँ पर, और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कोई भी आंदोलन अगर पहाड़ पर हुआ तो उत्तराखंड की महिलाओं की कितनी सशक्त भूमिका। जी भारती, इनसे बात करिए और जानिए कि अब इनकी क्या मांगे हैं, जो इस तरह भरी ठंड में दरकते हुए पहाड़ों पर बीचों बीच ये धरने पर बैठी हैं। बिल्कुल आस्था, मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। आप, मैं देख रही हूँ काफी देर से बैठी हुई है यहाँ पर, और इस आंदोलन को एक बड़ा रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। क्या मांग है आपकी कि इतनी सर्द रात में आप यहाँ बैठे? ये सरकार से जो हमारे घर टूट रहे, जो हमें पहले से बचाना था, ये बचाए नहीं गए, फिर भी हमें ये दबा रहे, फिर सरकार सुन नहीं रही, हमारे प्रशासन हमारे घर तक नहीं आए। आज सीधा लाल चिन्ह लगा के हमारे वो दे दिया, हमको बाहर फेंक दिया। लेकिन इतना खतरा है, लाल चिन्ह तो इसलिए लगाए गए ना, पूरे क्रैक्स आ चुके हैं आप लोगों के घर पे। हमारे यहाँ पर कम है,
वैसे कम है, नहीं है मेरे मकान में। पर खतरा कर लगा दिया उन्होंने, खतरा लगा। आप क्या कहेंगे, आंदोलन में सबसे आगे दिख रही हैं आप मुझे? सबसे परेशानी तो हमको ये है, मैं गढ़वाल में बोलना यहाँ इंग्लिश हमको नहीं जानते। परेशानी ये है, यत्र बिल्डिंग बनाने बा कति पैसा खर्च बा हुआ और रोजगार से हमारे बच्चा न। अब क्या चाहना आप क्या चाहना? जाने जब टोटल से ये लिए तो ये नार मुआवजा खुले दियो कि कति रकम दियो नार मुआवजा माने मकान का मुआवजा पहले समझौता ये कह दियो। अब क्या समझौता चाहना आप? ये नार मकान को पेमेंट का दियो चाहना, कम नहीं देना, वो मालिक का बताओ। तो आस्था, ये आपने सुना, लोग चाहते हैं कि जो उनका मकान है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनकी जमीन है, उसका पेमेंट उन्हें किया जाए। वो चाहते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट हो उनकी पूरी प्रॉपर्टी का। मतलब सरकार मुआवजा दे, जितनी भी प्रॉपर्टी जिसके पास है, चाहे मकान हो, घर हो, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से वैल्यू निकाली जाए और उनको वन टाइम सेटलमेंट दिया जाए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। भारतीय, उनसे पूछेंगे कि इतनी कड़ाके की ठंड में सर पर छत नहीं है, दरारें आ रही हैं और इनको धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है, और ये भी नहीं पता कि अगले पुनर्वास से पहले कितने टाइम तक इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार निश्चित रूप से वो सरकारें हैं जिनको उत्तराखंड ने बार बार वोट देके यहां की गद्दी सौंपी, लेकिन उन्होंने क्या लापरवाहियां की, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनुकृति, आपने कहा कि आप लोगों ने एक चिट्ठी लिखी थी अक्टूबर में ही जिसको दरकिनार किया, लेकिन यहां सवाल महीने, 2 महीने, 5 महीने का नहीं है, ये तो दशकों से होता आ रहा है। इतनी बड़ी दरारें कोई आजकल ये 2-4 साल में थोड़ी पड़ गई हैं। वैज्ञानिकों ने तो 47 साल पहले भी चेतावनी दी थी। हर साल स्टडीज आती हैं, लेकिन राजनेता जो विकास के दावे करते हैं, जो वादे करते हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ डेवलपमेंट ने क्या ये नौबत ला खड़ी की है? इतने परिवार बेघर हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार? देखिए, अगर आप इस चीज को समझेंगी तो पिछले 6 साल से हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, और देखो दोनों एंगल हैं। एक तो जो, क्योंकि जिस समय ये खतरा ज्यादा बढ़ने लगा, लोगों ने सरकार को, शासन को अप्रोच किया और वो पूरा जो सिस्टम है उन्होंने लोगों को, जोशीमठ की जनता को रिस्पॉन्ड नहीं किया। दूसरी चीज मैं जो यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ कि ये आपदा आने के बाद 5 से 6 तारीख जब मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ दौरा किया, उसके बाद एक आदेश जारी किया गया कि जोशीमठ के अंदर जो नजदीकी टनल है, चाहे वो एनटीपीसी वाला टनल हो या हेलांग वाला टनल हो, वहां पर जारी किया कि ब्लास्टिंग नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी शासन, सरकार के आदेशों के बावजूद भी वहां पर ब्लास्टिंग की गई और लोगों ने महसूस की वो झटके, घर के बाहर वो आए और निरंतर उसको लेकर भी कंप्लेन हो रही है। फिर एक और आदेश जारी किया कि जो ऑल वेदर रोड है उस पर काम नहीं, उस पर काम रोका जाएगा। लेकिन मैं क्योंकि खुद जोशीमठ में थी और जोशीमठ से जब मैं रास्ते से वापस आ रही थी तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि काम रोका गया, अभी भी काम चल ही रहा था। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जब हम इस स्थिति में हैं कि जो संकट है जो जोशीमठ के अंदर, जो त्रासदी जोशीमठ के लोग, और स्पेशली जैसे भारती ने भी कहा कि उत्तराखंड के अंदर हमेशा देखा गया है कि उत्तराखंड जब भी किसी संकट पे रहा है तो उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो रीढ़ की हड्डी के रूप में, उत्तराखंड आंदोलन हो, हमारा चिपकू आंदोलन, बिल्कुल पूर्व में भी आंदोलन हुए हैं और उसमें कमान महिलाओं ने संभाली थी, और कहा जाता है कि जब उत्तराखंड में महिलाएं उठ खड़ी होती हैं तो बड़ा परिवर्तन हो जाता है। सुरेश जोशी जी, यही सवाल आपके लिए कि एनटीपीसी की टनल पर सब लोग इसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उसके लिए ताबड़तोड़ ब्लास्ट किए गए। लोग कह रहे हैं कि रात को 1-1, 1:30 बजे तक ब्लास्टिंग की आवाजें आती हैं, लोगों के मकान हिलते हैं, जो कच्चे हैं उनमें से ईंटें भी गिरती हैं, तब भी लोग शोर मचाते रहे लेकिन किसी ने नहीं सुना। देखिए आस्था जी, अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि अभी जो वहां पर को कुछ परिवार ऐसे हैं कि जिनके मकान टूट चुके हैं, वो रहने लायक नहीं है। सबसे पहले सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उन लोगों की शिफ्टिंग की है जिनके घर अब रहने लायक नहीं है। दूसरे स्तर पर घर तो लोगों के रहने लायक हैं, लेकिन उसके आसपास की जो जमीनें टूटी हैं या जमीन में जो है कि और दरारें बढ़ रही है, वो चिन्हित किए जा रहे हैं, कर दिए गए हैं। सुरेश जी, वो सब ठीक है, अब आप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं वो सब ठीक है, वो जानकारी, वो रिपोर्टिंग हम हर रोज दिखा रहे हैं कि सरकार कैसे लोगों को सुरक्षित कर रही है। लेकिन मेरा सवाल और चर्चा इस बात को लेकर है कि ये नौबत आई क्यों? क्या आप या कांग्रेस ये मानते हैं कि पहाड़ पे किस तरह डेवलपमेंट होना चाहिए, इस मामले में सही स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई गई? देखिए सुनिए, मैं आपसे बड़े विनम्रता से निवेदन करूंगा, आपका नेशनल चैनल है, देखो जो चीजें पिछली हुई हैं उसके बारे में एक्सपर्ट्स की कमेटी काम कर रही है, किन विषयों को लेकर के ये आपदा वहां पर आई है। इसके लिए आप और हम नहीं कह सकते, आप अपने चैनल पे बोल सकती है, मैं अपने पार्टी के माध्यम से या सरकार के विषय पे बोल सकता हूँ। लेकिन आज जो पहली हमारी प्रायोरिटी है, फर्स्ट जो वरीयता है,
वो ये है कि भाई हमने उन लोगों का पुनर्वास भी करना है, उन लोगों को दवाई की, खाद्यान्न की, किसी अन्य चीज की, ठंडे का मौसम है कोई दिक्कत, तो ये पहली प्राथमिकता है। दूसरा, जिन लोगों ने भी, चाहे उसमें अधिकारी रहे होंगे चाहे कोई और लोग रहे होंगे, जब एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आने के बाद उसमें एनटीपीसी की तरफ से दिक्कत है या कोई ड्रेनेज की तरफ से दिक्कत है या कई रोड्स की वजह से दिक्कत है, ये विषय सेकेंडरी है। आज आप और हम जब चर्चा कर रहे हैं तो आज का पहला विषय है कि वहां की जो हमारी माताएं बहनें इतने ठंड में सड़क पर बैठी हैं, तो उनके जो जिस बारे में वो अपना विचार रख रही हैं और जो उनकी डिमांड्स है, उस पर हम कैसे जल्दी से जल्दी उस काम को करें। ये दोनों सरकार है, अभी जो है कि 8-8, 10-10 जो है अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं, हम उस काम पे लगे हैं, एक्सपर्ट वहां पर है, अधिकारी वहां पर है, प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं। करना चाहते हैं आप अभी सिर्फ इस पर बात करना चाहते हैं कि कैसे लोगों को सुरक्षित किया जा रहा है, लेकिन ये नौबत आई क्यों? और उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए तो कहा जाता है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं, हिमालयन जो प्लेट्स हैं उसमें चेंजेस होते रहते हैं, उनको बहुत डेलिकेट कैटेगरी में वैसे भी रखा जाता है। तो ताबड़तोड़ डेवलपमेंट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने से पहले क्या स्टडीज को दरकिनार किया गया, उस पर ध्यान दिया भी गया या नहीं दिया गया? इस पर भी बात करना आज उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि इन लोगों के भविष्य के बारे में बात करना। भारती सकलानी उनके बीच में लगातार बनी हुई है। भारती, और क्या कह रही हैं महिलाएं यहां पर? ठीक है, बात करने की कोशिश करते हैं आस्था महिलाओं से ही, वो आखिरकार क्या कह रही हैं और क्या चाहती हैं। आप मुझे बताइए, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, क्या कहेंगी? अच्छा चलिए, ये नहीं बोलना चाह रही है लेकिन ठंड में जरूर बैठी हैं आस्था। आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर बैठी हुई हैं और सब लोगों की एक ही मांग है कि उनको मुआवजा मिले, मूल्यांकन प्रॉपर्टी के देखते हुए। इतनी ठंड में सबसे आगे आप नजर आ रही हैं, क्या चाहती है? इतने दिन हो गए, कैसे बीती हैं ये रातें? जते ये मांग है ना, मांग पूरा कर दिया। हाँ। और बस ये नाराम से तो कौन है? हाँ। ये नारो तरफ से क्या मांग छे जते ये नारी कूड़ा वो तते पूरा दे दिया हुई। ठीक है भारती, आगे का भविष्य क्या होगा? भारती, जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है वो उसके मुआवजे की मांग कर रहा है, ये तो एक बात रही, इनसे भारती आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है वो उसके बराबर के मुआवजे की मांग कर रहा है, ये तो एक बात रही। लेकिन इन लोगों से ये भी पूछिए कि दरारें आखिर कब से आ रही थी? क्या इससे पहले भी लोगों ने चिताया था, अवगत कराया था, अपने विधायक, प्रशासन शिकायत करी थी कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल आस्था, देखिए लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये आज की दरार नहीं है, ये दरार है कई सालों की और पिछले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ी है। लेकिन जिसका घर है और वो दरार आ रही है, क्या उसने शिकायत की है, बात करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए, आपके घर में दरार कब से आई? अच्छा चलो आप बताओ कब से आई आपके घर? रिश्तेदार है हमारे, सहयोग करने आ रखे। तो आस्था, लोगों के जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर सहयोग करने के लिए बैठ गए। देखिए इस प्रदर्शन में वो भी उनके साथ है। आपके घर में दरार कब से आई? 1-2 तारीख से हुई सबसे ज्यादा दरार। सबसे ज्यादा। और पहले कब से आ रही थी, कितने सालों से? तो कुछ नहीं पता नहीं, वो अगल बगल से कुछ पानी का रिसाव होगा, खाली बाथरूम में लकीर, थोड़ा बाल का लकीर जैसा है। उसके बाद 1 तारीख को रात में झटका लगाते। जब ये दरार आपने देखी, आपको क्या लगा, क्या ये कैसे आ रही है? क्योंकि और आसपास के घरों में तो पहले से भी आ रही थी, तो क्या लग रहा था क्यों आ रही है? अब मुझे लोगों का पता नहीं है बेटा, मैं तो अपने घर को देखा, फिर वहाँ देखा बाथरूम में इतने बड़े टाइल छूट गए नीचे। अच्छा, फिर शिकायत की प्रशासन को बताया? वो तो सब बता रखा था, क्या करना। फिर हम भाग के अंधेरे में ऊपर सड़क में आए, सब मोहल्ले वालों को उठाया कि उठ जाओ, खतरे की घंटी जैसे लग रही। हाँ। तो उसके बाद क्या करना, उन्होंने पहले हमको नोटिस दिया। अच्छा, पहले के यात्री खाली पहले। हाँ। मैं तब यहाँ नहीं थी, मैं देहरादून में थी। अच्छा। उन्होंने नोटिस दिया, तुम यात्री नहीं टिका सकते यहाँ। होटल्स में जब दरार आने लगी आस्था, तो ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर नोटिस इन्हें दिए जाने लगे और ये जो दरारें हैं वो पिछले कुछ दिनों में तेजी के साथ बढ़ी है। और ये मैंने खुद भी महसूस किया आस्था। जी। पिछले 5-6 दिनों में जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं उतनी दरार नहीं थी, लेकिन दरार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और हर दिन जो स्थिति है वो गंभीर होती जा रही है। रोजाना खबरें आती हैं कि इतने नए घरों में दीवार आ गई हैं या पूर्व की दरारें जो है वो और चौड़ी हो गई। आप हमारे साथ बने रहिए। और पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ नवीन भटनागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है नवीन जी आपका न्यूज 18 पर। आपसे समझना चाहेंगे कि जोशीमठ की दरारें तो चौड़ी होती जा रही है, कहीं अचानक पानी का झरना फूट पड़ता है, कहीं छत गिर जाती है, कहीं मकान की दरार चौड़ी हो जाती है और अब तो कर्णप्रयाग यहाँ तक कि औली में भी कुछ जगह से दरारों की खबर है।
आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे कोई लापरवाही हो सकती है? ये आज कल साल नहीं दशकों से चला आ रहा कुछ है जिसका ये नतीजा आज हम देख रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि ये पहले भी रिपोर्टों में आया है और मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि ये पहाड़ जो हैं ये सैंडी रॉक्स पर हैं, हार्ड नहीं है। इसमें काफ़ी मड है और काफ़ी बोर्डर्स इसमें इकट्ठे हैं और इन लोगों ने जो मकान बना लिए हैं, कम से कम उसको जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज को चेक करना चाहिए था, क्योंकि इसमें काफ़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी है। लोड बियरिंग कैपेसिटी इन पहाड़ों की कम है और इसलिए हमेशा आप पहले भी देखिए जो ऐसे पहाड़ों पे कंस्ट्रक्शन लकड़ी का होता था, लेकिन अब इन्होंने सीमेंटिंग का कर दिया है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी है, जिससे इसके ऊपर लोड ज्यादा पड़ा है। अच्छा, नीचे जो है करोजन का तो एक्टिविटी चली रही है, पानी जो है वो रिसाव हो रहा है, तो नीचे की जो जड़ों की मिट्टी है वो जो है ढीली पड़ गई है, खिसक गई है, उसके चलते जो ये लोड नहीं ले पा रहे हैं और इनके दरारें पड़ गई हैं। अभी जो है इन दरारों से सबसे पहले लोगों को वहां से हटाना है और इनको रिहेबिलिट करना है और उसके बाद इन दरारों में ट्रीटमेंट होता है। आजकल ऐसे केमिकल्स वाले सीमेंट आ गए हैं जिनको प्रेशर मशीन के साथ तो उसमें प्रेशर डाल के और उसको लेकिन नवीन जी आप जिन दरारों को भरने की बात कर रहे हैं, क्या वो मकानों में भरी जाने वाली दरारें हैं? लेकिन यहाँ तो जो बेस मतलब जो जोशीमठ है वो कहा जाता है कि पहाड़ी मलबा जो टूट करके गिरता है उसके बेस पर बसा हुआ शहर है। तो इतने बड़े पैमाने पर अगर कुछ धंस रहा है तो उसको कैसे बचाया जा सकता है? बस आपको जो ये दरारें जमीन में आ गई हैं इसको रोकना जरूरी है, तो और बाकी तो हल्की फुल्की है। लेकिन मैं तो फिर भी एज एन एक्सपर्ट और मैं कई साल से इसको डील कर रहा हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको पूरा खाली करवा देना चाहिए, पब्लिक को दूसरी जगह रिहेबिलिटेट करना चाहिए। जो भी इनको गवर्नमेंट को डिसीजन लेने वो ले, लेकिन यहाँ पर कभी भी ये धोखा दे जाएगा, क्योंकि अगर 4.5 या 5 का मैग्नीट्यूड का अगर आ गया अर्थक्वेक, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा और आधे से ज्यादा एरिया पूरा साफ हो जाएगा। वो स्थिति जो है बहुत खतरनाक होगी और डेंजरस होगी। बिल्कुल। इसलिए मेरा जो अगर आप व्यू मानते हैं तो मैं तो यही कहूँगा सबको यहाँ से खाली करवा के रिहेबिलिटेट करना चाहिए। इसके लिए जो भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना है वो लेगी। बिल्कुल, और दावा यह किया जा रहा है कि सुरक्षित तरीके से लोगों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी है और उनके परमानेंट पुनर्वास पर भी सरकार विचार करेगी, लेकिन पहले उन सभी को वहां से इवैक्यूएट करना जरूरी है। लेकिन जो गंभीर बात आपने उठाई है नवीन जी, वो ये कि अगर 4.5 या 5 पॉइंट समथिंग से ऊपर मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाए तो ये आधे से ज्यादा क्षेत्र खत्म हो जाएगा। और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है कि जोशीमठ जैसा इलाका जहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग लोगों ने बना ली बिना प्रशासन की परमिशन, या उस वक्त अगर इसको रोका गया होता, वहां के इकोसिस्टम ज्योग्राफी को समझा गया होता, तो ये नौबत शायद न आती। अनुकृति गोसाई जी, इस बात का जवाब दीजिए। प्रशासन भी जिम्मेदार है, सरकारें भी जिम्मेदार हैं। ताबड़तोड़ जो वहां पर बिल्डिंग्स बनाई गई मल्टी स्टोरी, चाहे लोगों ने घर बनाए, किसी ने होटल्स खोले या लोगों ने रोजगार के लिए वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई, क्यों नहीं रोका गया? देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि बाकी आप सही कह रहे हैं कि कोई भी चीज जब हम लोगों को जब तक उसका प्रॉपर अध्ययन नहीं किया जाए या उसमें प्रॉपर साइंटिफिक ओपिनियन नहीं लिया जाए तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। दैट इज राइट, आई एम सेइंग। बट मेरा आज जो कहने का तात्पर्य आपसे यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि और शहरों में, देखिए जोशीमठ के अंदर आज वो आपदा है और उसका भी संज्ञान आपको मालूम है कि कब लिया जाए। मैं अब ये आपसे कहना चाहती हूँ कि अब जो बाकी जो सिटीज हैं, जैसे कि हमारे कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, उत्तरकाशी में, इवन मसूरी के कुछ इलाकों में दरारें देखी जा रही हैं, उसके लिए भी अभी कोई प्लान अभी तक नहीं आया। उसके लिए प्री प्लान होने की आवश्यकता है। लेकिन दूसरा, जोशीमठ ना बने उसके लिए प्री प्लानिंग की आवश्यकता है। और दूसरी चीज, आज जिस तरीके से जो लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमें मुआवजा चाहिए, वहाँ के जो लोकल एनजीओ हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि सरकार अपने कहने से, अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगी कि हम ये मुआवजा देंगे। मेरा ये अनुरोध आपसे भी है और आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से भी है कि उत्तराखंड, देखिए हमेशा देखा गया है कि उत्तराखंड जो है उसके प्रति, मैं तो आज एक बेटी होने के नाते, उत्तराखंड की बेटी होने के नाते ये गुहार भी केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से लगाना चाहूंगी कि हमने देखा है कि उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव है।
केदारनाथ बाबा के प्रति उनका लगाव है, बद्रीनाथ धाम से उनका लगाव है, तो आज उनकी आवश्यकता है, आज उत्तराखंड को उनकी आवश्यकता है कि इस आपदा को एक तो राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। ये एक अपील हमारी सरकार से है। दूसरी चीज जो मुआवजा है, वो मुआवजा उनको लोगों की पूछ कर दिया जाए कि ठीक है। ये तमाम बातें जो आपने उठाई हैं, सुरेश जोशी जी इसका जवाब देंगे कि एक तो ये कांग्रेस मांग कर रही है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और मुआवजा लफ्ज ब लफ्ज जो लोग कह रहे हैं उसी हिसाब से उनको दिया जाए, जो बद्रीनाथ में दिया जा रहा है उसकी तर्ज पे। और देखिए, पहली बात तो ये आस्था जी कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिल करके वहां के प्लान को तैयार कर रही कि भाई हमको मुआवजा क्या देना है और हमको लोगों को कैसे वहां से पुनर्वासित करना है। और तीसरी बात यह है कि भाई जो अभी की जरूरत है, जो बिल्कुल एकदम मैं कह सकता हूं कि तुरंत जो आवश्यकता है, उसके लिए हमको क्या करना है। तो सारे प्रोग्राम्स पे जो है कि सरकार काम कर रही है। जहां तक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का विषय है या उनको मुआवजा देने का विषय है, उसके लिए चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, दोनों सरकारों के पास न तो कोई पैसे की दिक्कत है और न कोई देने में ऐसा हुआ है, न नीति और नियत पे कोई अंतर नहीं है। सुरेश जी, बेशक सरकार अपनी तरफ से कहे कि नीति और नियत में कोई खोट नहीं है, उत्तराखंड और जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ी है सरकार और उनको किसी भी हाल में मुसीबत में नहीं छोड़ा जाएगा, ये आश्वस्त तो आपने वर्तमान समय के लिए कर दिया। लेकिन सवाल उस भविष्य का भी है जिसके बारे में अभी कोई नहीं जानता कि जोशीमठ या आसपास के इलाकों में भी तो किसी बड़ी आपदा की आहट शुरू नहीं हो सकी है, इस पर कौन ध्यान देगा। और सवाल उस भूतकाल का भी है जब लगातार वैज्ञानिक चेताते रहे और सरकारें केवल और केवल उन बातों को दरकिनार करके अपने राजनीतिक वायदों को पूरा करने में जुटी रही। तो आज जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सियासतदानों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड ने हर पार्टी को मौका दिया है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और उसके बाद भी आज जोशीमठ जैसा शहर जिसको बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है वो धीरे धीरे दरक रहा है। और जानकार मान रहे हैं कि 5 पॉइंट से ऊपर का भूकंप आएगा तो ऐसा भी मुमकिन है कि लगभग आधा शहर खत्म हो जाएगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही।